Good morning, all of you. Let's start our 1000 most suspected current affair topics for this year preliminary. Our 105th number topic is Regional Cooperations Agreement on Combating Piracy and Armed Robbery Against Ship in Asia. Recap. पहले कॉन्टेक्स्ट की बात करते हैं। जो क्लूजून स्ट्रेट है फिलीपींस और चाइना के बीच से लेके जो मलाक्का स्ट्रेट है जो मलय पेनिनसुला और इंडोनेशिया के बीच है, इनके बीच में जो वर्ल्ड की ट्रेड होती है ऑलमोस्ट 70% और इंडिया के लिए ये मोस्ट इम्पोर्टेंट स्ट्रेटेजिक लोकेशन है। और यहाँ पायरेसी और आर्म रॉबरी को रोकने के लिए, कर्व करने के लिए ये ऑर्गेनाइजेशन से रिकैप बनाई गई थी। रिकैप का जो मेन फंक्शन है वो इंफॉर्मेशन शेयरिंग है बिटवीन द 16 स्टेट। नाउ इसमें 20 मेंबर हो चुके हैं और ऑलमोस्ट ये रियल टाइम बेसिस पे काम करता है 24/7। रिकैप एक मल्टीलेटरल गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट रीजनल ऑर्गेनाइजेशन है जो 16 एशियन कंट्री का एक ग्रुप है जो 2004 में एक सिंगापुर में कॉन्फ्रेंस हुई थी। उसके बाद इसको बनाया गया और ये 2006 से फोर्स में है। इसका जो हेड क्वार्टर है वो सिंगापुर में है और ये स्पेशली इंफॉर्मेशन शेयरिंग पे काम करती है। जो हमारा इंफॉर्मेशन शेयरिंग सेंटर है वो भी सिंगापुर में स्टेबलाइज किया गया है और ये रियल बेसिस पे 24/7 इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है ऑन द पायरेसी एंड आर्म रॉबरी ऑफ शिपिंग। स्पेशली इसकी खासियत ये है कि ये कोऑपरेट करती है रीजनल ऑर्गेनाइजेशन स्पेशली एशियान सार्क से और जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें वर्ल्ड बैंक की ऑर्गेनाइजेशन है, आईएफसी इंटरनेशनल फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन, यूएन की ऑर्गेनाइजेशन है आईएमओ और इंटरपोल से, और पेमस्टिक और यूएन के स्पेशल ऑर्गेनाइजेशन से भी ये कोऑर्डिनेट करती है। जो रिकैप है ये स्टार्टिंग में 60 एशियन कंट्री का एक ग्रुप था, बाद में इसको एक्सटेंड करके 20 मेंबर कर दिया गया है। जो इसमें 16 कंट्री है, इसमें 14 जो कंट्री है वो एशिया की है जिसमें इंडिया, चाइना, जापान, साउथ कोरिया, श्रीलंका, फिलीपीन और सिंगापुर इंपॉर्टेंट एशियन कंट्री है। और इसमें 4 जो यूरोपियन कंट्री है, डेनमार्क, नीदरलैंड, नॉर्वे और यूनाइटेड किंगडम। और इसमें 2 अदर कंट्री है जिसमें ऑस्ट्रेलिया और यूएस आता है। इस तरह के 20 मेंबर्स का एक ग्रुप कंट्री है जो स्पेशली पैसिफिक ओशियंस और इंडियन ओशन के बीच में जितने स्ट्रेट है उनमें पायरेसी और आर्म रॉबरी को कर्व करने के लिए प्राइमरी रिस्पॉन्सिबल है। तो चलते हैं 106 नंबर टॉपिक्स पे। जो हमारा 106 नंबर टॉपिक है वो इंडियन कोस्टल गार्ड के बारे में है। इंडियन कोस्टल गार्ड मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर एक बॉडी है। इंडियन कोस्टल गार्ड जो है वो नग चौधरी कमेटी के रिकमेंडेशंस पे 1978 को बाई ए एक्ट से बनाई गई थी, जिस एक्ट का नाम है कोस्टल गार्ड एक्ट 1978 और इसको मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में रखा गया है। ये दोनों तरह के ऑपरेशंस करती है, सरफेस और एयर ऑपरेशंस टू प्रोटेक्ट आर्टिफिशियल जो आइसलैंड है इंडिया के बगल में उनको। इसमें जो बेस्ट अभी इसका एग्जांपल है वो विलिंगटन आइसलैंड है जो केरला कोची के पास सी शोर के पास है। इसको प्रोटेक्ट करने में इंडियन कोस्टल गार्ड की बहुत बड़ी भूमिका रही है। दूसरा फिशरमैन की जो आपातकालीन स्थिति में उनको बचाना, उनको पोर्ट को प्रोटेक्ट करना, ये इंडियन कोस्टल गार्ड का ही काम है। तीसरा जो है वो मरीन इन्वायरमेंट, जो ऑयल स्प्लिट्स हो जाते हैं और जो पॉल्यूशंस होते हैं स्पेशली सी शोर पे, उनको प्रोटेक्ट करना ये मरीन कोस्टल गार्ड का ही काम है। जो सी की सारी प्रॉपर्टी है स्पेशली जो पायरेसी और जो अदर तरह के थ्रेट है इनको भी कर्व करने का काम इंडियन कोस्टल गार्ड को दे दिया गया है। जो इंडियन कोस्टल गार्ड है वो कलेक्ट करती है डाटा फॉर साइंटिफिक यूज के लिए भी। ये जो डाटा है ये कलेक्ट करती है इंडियन कोस्टल गार्ड और ये स्पेशली 5 कोस्टल जोन्स में डिवाइड हुए हैं। और स्पेशली जो मुंबई अटैक थी उस समय का, तो वन ऑफ द फेल्योर जो है मुंबई अटैक का वो इंडियन कोस्टल गार्ड्स को माना जाता है। स्पेशली इंडियन कोस्टल गार्ड के पास अभी 200 से ज़्यादा शिप्स है और 100 से ज़्यादा जो ट्विन इंजन की एयरक्राफ्ट है वो है, जो बाई 2023 डबल कर दी जाएगी इनकी स्ट्रेंथ को।
तो ये कोस्टल गार्ड हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट था। चलते हैं हमारे 107 नंबर टॉपिक पे। जो हमारा 107 नंबर टॉपिक है वो है विंटर्स स्कीम के बारे में। जो विंटर्स स्कीम था, पहले कॉन्टेक्स्ट की बात करते हैं। अभी अभी यूनाइटेड किंगडम के होम सेक्रेटरी ने एक माफीनामा मांगा है विंटर्स स्कैंडल के ऊपर। जो विंटर्स स्कैंडल है वो क्या है? 1973 से पहले जितने भी कॉमनवेल्थ नेशंस थे, यानी कि जहाँ पे ब्रिटिश का पहले साम्राज्य था, वो एलिजिबल थे ब्रिटिश सिटीजन बनने के लिए अगर वो बिफोर 1973 अगर वो ब्रिटिश में जाके बस जाते हैं, या फिर उनके माइनर जो चाइल्ड है जिसकी एज 18 साल से कम है वो ब्रिटिश चले जाते हैं, तो उनको ब्रिटिश की सिटीजन मिल जाती थी और वो वहाँ के सारे राइट्स को एक्सेस कर सकते थे। बट ऐसा हुआ नहीं रियल में, और इसकी वजह से जो बहुत सारे नॉन माइग्रेशंस जो वर्कर हैं उनको जो बेसिक्स राइट्स है, जॉब अपॉर्चुनिटी और जो ह्यूमन राइट्स है उनको भी नहीं दिया गया। इसी को विंटर्स स्कीम और या विंटर्स स्कैंडल कहा गया। जो इसमें स्पेशली जो साउथ एशिया इंडिया से 13,000 लोग हैं, और स्पेशली जो अफ्रीका और स्पेशली जमाइका से जो 15,000 लोग हैं वो सफ़र कर रहे हैं आज तक। और फाइनली इसको यूके ने एक्सेप्ट कर लिया है। विंटर्स स्कीम एक सिटीजनशिप का स्कीम था कॉमनवेल्थ नेशंस के जो पीपल्स वहाँ पे स्पेशली वर्ल्ड वार फर्स्ट और वर्ल्ड वार सेकेंड में जो लाए गए थे ऑन द वर्ज ऑफ फोर्स लेबर और एम्प्लॉयमेंट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी वर्ल्ड वार सेकेंड में ब्रिटिश को, और बाद में ब्रिटिश इनको सिटीजनशिप देने से मुकर गया। और इसी की वजह से ये इसको एक स्कैम बोला जाता है। इसमें स्पेशली उन लोगों को एलिजिबल क्राइटेरिया दिया गया था जो 1 जनवरी 1973 से पहले ब्रिटिश आए हुए थे। वो उनके माइनर चिल्ड्रेन जिसकी एज 18 साल से कम है उनको भी सिटीजन का प्रोविजन था। और ऐसे पर्सन जो बिफोर 31 दिसंबर 1988 से पहले यूके में सेटल हो चुके थे उनको विंटर्स स्कीम के तहत सिटीजनशिप देने की बात थी, पर ऐसा हुआ नहीं। और इसकी वजह से ऑलमोस्ट 4,67,000 से ज़्यादा जो माइग्रेंट लेबर है वो सफ़र कर रहे थे। तो चलते हैं नेक्स्ट हमारा 108 नंबर टॉपिक पे। जो हमारा 108 नंबर टॉपिक है वो है साइबर अस्वस्थ स्कीम के बारे में। जो साइबर अस्वस्थ स्कीम है ये मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर ने अभी शुरू की है ऑन द प्रोटेक्शन ऑफ साइबर क्राइम। जो साइबर क्राइम की केसेस है इंडिया में, अगर हम नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के डाटा देखें तो 2016 से 2017 में ऑलमोस्ट जो साइबर क्राइम है वो डबल हो गई है। ऑलमोस्ट 2016 में ये 12,000 के केसेस साइबर क्राइम के हुए थे, और 2017 में जो केसेस है वो ऑलमोस्ट 22,000 बढ़ गए, ऑलमोस्ट डबल हो गई है। स्पेशली कर्नाटका साइबर क्राइम में टॉप में है, उसके बाद असम है, फिर थर्ड में तेलंगाना है, और उसके बाद महाराष्ट्र है। इन चारों स्टेट में जो साइबर क्राइम के केसेस हुए हैं वो बहुत ज़्यादा हुए हैं। इसमें स्पेशली जो 56% है वो फ्रॉड से रिलेटेड केसेस है, और 6.7% की जो केसेस है वो सेक्सुअल वायलेंस के से रिलेटेड केसेस हैं। तो इसी की वजह से साइबर अस्वस्थ मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने चलाया है। पहले एक पायलट प्रोजेक्ट चल रही थी, प्रोजेक्ट नेत्रंग, जो गुजरात में स्पेशली पायलट बेसिस पे ये काम कर रही थी। इसकी सफलता के बाद मिनिस्ट्री ऑफ होम ने पैन इंडिया बेसिस पे अस्वस्थ जो एक प्रोग्राम है वो चलाई है। अस्वस्थ प्रोग्राम में जो स्पेशली इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर है ये इस्टेब्लिश किया जाएगा, जिसको 4I4C भी कहा जाता है, जिसमें I फॉर इंडिया और 4C मीन्स साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर। इस साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर में स्पेशली 7 तरह की यूनिट होगी, जिसमें साइबर क्राइम थ्रेट एनालिसिस यूनिट, साइबर क्राइम रिपोर्टिंग
पोर्टल्स होंगे, साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन टीम है वो होंगे, साइबर क्राइम फॉरेंसिक लेबोरेटरी होगी, इसमें साइबर क्राइम ट्रेनिंग सेंटर होंगे, साइबर क्राइम इकोलॉजिकल मैनेजमेंट होंगे और साइबर क्राइम रिसर्च और इनोवेशंस पे काम करेगी। जो 7 जो ऑर्गेनाइजेशंस है जो अंडर द इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर पर एस्टेब्लिश की गई है मिनिस्ट्री ऑफ होम के अंदर, इनका काम है कि साइबर क्राइम जो इंडिया में बढ़ रहे हैं उनको टोटली कर्व करना। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर ने अस्वस्थ प्रोग्राम के अंदर ही इंडिया की सारी सिक्योरिटी एजेंसीज को साइबर सिक्योरिटी के थ्रेट से बचाने के लिए एक अलग डिवीजन खोला है जिसका नाम है साइबर एंड इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी डिवीजन। इस डिवीजन का काम है कि जो हमारा नेट जो ग्रिड है, नेशनल इंटेलिजेंस ग्रिड है, उसके डाटा को प्रोटेक्ट करना ऑन साइबर सिक्योरिटी थ्रेड से। और इसके अलावा एक नेशनल इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी जो पॉलिसी है वो भी इसी साइबर अस्वस्थ जो स्कीम है इसके अंडर ही लाई गई है। तो चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। जो हमारा 109th नंबर टॉपिक है वो है टेक सक्षम। टेक सक्षम एक एमएसएमई का प्रोग्राम है। पहले कॉन्टेक्स्ट की बात करते हैं। जो एमएसएमई है, माइक्रो स्मॉल और मीडियम एंटरप्रेन्योरशिप, ये ऑलमोस्ट 90% हमारे टोटल एंटरप्रेन्योरशिप का कवर करता है और ये ऑलमोस्ट 12 करोड़ से ज़्यादा लोगों को, इंडिया के लोगों को एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करती है। इसका जो जीडीपी में सर्विस में कंट्रीब्यूशन है ये ऑलमोस्ट 25% के लगभग आसपास है और एक्सपोर्ट में इसका कंट्रीब्यूशन ऑलमोस्ट 45% के आसपास है। बट जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स के जीडीपी में इसका जो कंट्रीब्यूशन है वो बहुत कम है, जो 6% है। इसी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को कंट्रीब्यूशंस को इम्प्रूव करने के लिए एमएसएमई में टेक सक्षम नाम का एक स्कीम चलाया जा रहा है जिसमें मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई कोलैबोरेट करेगी बहुत सारे ट्रेड एसोसिएशन हैं जिसमें कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री CII और जो हमारे अलग अलग जो प्राइवेट सेक्टर के टेक्नोलॉजी है जिसमें डेल, HP और अदर जो पार्टिसिपेंट है प्राइवेट सेक्टर कंपनी, उन सबको मिला के ये पार्टिसिपेट करवाएगी टेक सक्षम है और टेक्निकल तौर पे एमएसएमई को सक्षम बनाएगी ताकि वो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में जो जीडीपी का इसका कंट्रीब्यूशन 6% से कम है उसको बढ़ा के ऑलमोस्ट 20% तक किया जाए। क्योंकि जो हमारा टारगेट है गवर्नमेंट का 2050 तक एमएसएमई का जो जीडीपी में कंट्रीब्यूशन होना चाहिए वो ऑलमोस्ट 50% होना चाहिए। और ये हमारे जो $5 ट्रिलियन की जो हमारी इकोनॉमी बनाने की जो ड्रीम है उसमें भी हेल्पफुल होने के लिए ये विजन्स पे काम किया जा रहा है, हाईली टेक्नोलाइज किया जा रहा है माइक्रो स्मॉल और मीडियम एंटरप्रेन्योरशिप को, जिससे हमारे कॉम्पिटिटिवनेस बढ़ेगा, जो हमारे स्किल्स है और ग्लोबल लेवल्स पे जो एक्सपोर्ट्स का कंट्रीब्यूशन 45% है उसको भी हम बढ़ा पाएंगे। तो ये पूरा कॉन्टेक्स्ट था टेक सक्षम का। 110th नंबर टॉपिक्स पे चलते हैं। 110th नंबर टॉपिक है हमारा सोशल स्टॉक एक्सचेंज। जो सोशल स्टॉक एक्सचेंज है, सोशल स्टॉक एक्सचेंज 2019 दिस ईयर के बजट में निर्मला सीतारमण जो हमारी फाइनेंस मिनिस्टर है उसने इंट्रोड्यूस किया। और ये इसका जो पूरा कॉन्टेक्स्ट है पहले उस पर बात करते हैं। जो सोशल स्टॉक एक्सचेंज है ये ऑलरेडी यूके, सिंगापुर, कनाडा में सक्सेसफुली रन कर रही है। जो सोशल स्टॉक एक्सचेंज है इसमें इंडिविजुअल सोसाइटी में कंट्रीब्यूट करने के लिए इनके शेयर खरीद सकती है और बॉन्ड खरीद सकती है। जो बॉन्ड जीरो कूपन, जीरो प्रिंसिपल बॉन्ड के बेस्ट पे होगा, यानी कि एक डिस्काउंट बॉन्ड का कूपन होगा जो इंडिविजुअल या कोई भी प्राइवेट ऑनर ऑर्गेनाइजेशंस खरीद सकती है इन स्टॉक एक्सचेंज में से स्पेशली, और वो कंट्रीब्यूट कर सकती है हमारे वेलफेयर प्रोजेक्ट में, हमारे सोशल नॉर्म्स के प्रोजेक्ट में, हमारे ह्यूमन डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट में और वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशंस के जो प्रोजेक्ट होते हैं उनमें वो कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। और जो सोशल स्टॉक एक्सचेंज है
ये इक्विटी के फॉर्म में और डेबिट के फॉर्म में या म्यूचुअल फंड के फॉर्म में जो जीरो कूपन जीरो प्रिंसिपल बॉन्ड होते हैं, जो डिस्काउंट बॉन्ड होते हैं, उसके फॉर्म में वर्क करेगा। जो हमारा ये सोशल स्टॉक एक्सचेंज होगा, ये अदर जो स्टॉक एक्सचेंज है, स्पेशली मुंबई स्टॉक एक्सचेंज और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, उससे काफ़ी डिफरेंट होगा, क्योंकि ये नॉट फॉर प्रॉफिट या फिर जीरो प्रॉफिट और सिर्फ सोशल वेलफेयर के लिए काम करेगा। इसीलिए ये जो है सोसाइटी के अपलिफ्टमेंट के लिए काम करने के लिए सोशल स्टॉक एक्सचेंज खोला जा रहा है, और ये सेबी के रेगुलेशंस के अंदर वर्क करेगी। इसीलिए सेबी ने अभी सोशल स्टॉक एक्सचेंज के नॉर्म्स को डिसाइड करने के लिए ईशांत हुसैन की एक कमेटी बैठाई है, और इस कमेटी में ये डिसाइड किया जाएगा कि सोशल स्टॉक एक्सचेंज का जो स्वरूप होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए, और ये कैसे हमारे जो बम्बई स्टॉक एक्सचेंज है और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज है, उनमें कैसे एक अलग विंग्स के तौर पे इंट्रोड्यूस किया जा सकता है। तो ये पूरा का पूरा कॉन्टेक्स्ट था। चलते हैं हमारे अगले टॉपिक्स पे। आज के लिए दोस्तों इतना ही था। थैंक यू वेरी मच। जो लोग सब्सक्राइब नहीं किए वो सब्सक्राइब कर दे। थैंक यू वेरी मच।